हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीमिक्स 2024 में। आज हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपके बेसिक्स चेक होंगे। साथ ही साथ यूपीएससी सीडीएस 2023 के अंदर जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं उससे हम यूपीएससी क्या चीज़ों पे फोकस करता है और किन चीज़ों पे नहीं, उन पे थोड़ा सा एम्फेसिस दे सकते हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि क्या आपके बेसिक्स क्लियर हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक्स पढ़ते हैं और हमें बेसिक्स की जानकारी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा, उससे मैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत करवाना चाहूंगा प्रीमिक्स में। तो लास्ट क्वेश्चन तक प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑफ 1 जनवरी 2015 द नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ, तो ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं। आपने बताना है कि नीति आयोग में कौन से लोग सम्मिलित होते हैं या नहीं। तो हमें पता है नीति आयोग के बारे में, जस्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टाइल में मैंने रखे हैं। तो द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज सी, मतलब 3 स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। आपको पता है नीति आयोग ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन। तो 1 जनवरी 2015 का जो कैबिनेट रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से नीति आयोग में कौन कौन मेंबर्स होंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। ये सब हम जानते हैं, जानना जरूरी है। इसके अलावा एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी। उस गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होंगे और सभी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर / एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे। तीसरे लेवल पे एक रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी, एक या एक से ज्यादा रीजनल काउंसिल्स बनाई जाएंगी और वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को केटर करेंगी। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कोई पर्टिकुलर रीजन को केटर कर सकती हैं और इसमें स्पेसिफिक टेन्योर के लिए इन्हें बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये एक कंटिन्यूइंग बॉडी है, ये एक कंटिन्यूइंग बॉडी है, लेकिन रीजनल काउंसिल टेम्पररी बॉडीज है। रीजनल काउंसिल्स को प्राइम मिनिस्टर कन्वीन कर सकते हैं और जिस भी रीजन के वहां पे चीफ मिनिस्टर्स और एलजीज होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द रीजनल काउंसिल एज वेल। इसके अलावा 4th नंबर पे कौन आता है? स्पेशल इनवाइटीज। तो एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स जिनके पास कुछ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है, किसी को साइंस मेंबर, किसी को एग्रीकल्चर मेंबर, किसी को टेक्नोलॉजी मेंबर, इस तरीके का मेंबर बनाया जा सकता है इनविटेशन पे। देन द फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। ये क्या है? ये साल में 1 बार, साल में 2 बार ये सब मिलेंगे आपस में, लेकिन जो फुल टाइम काम करने वाला स्ट्रक्चर है वो अलग है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक वाइस चेयरपर्सन भी रहेंगे और वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन है, वो अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से आ सकते हैं। इसके अलावा 4 मिनिस्टर्स यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 4 मेंबर्स जो है मैक्सिमम अपॉइंट किए जा सकते हैं, नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। They will be considered as ex officio members. Ex officio का मतलब होता है because you are holding one particular office, you can hold the other. तो वो मिनिस्टर हैं, इसलिए यहां पे वो मेंबर बन पाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता कि रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर को ही आपने बनाना है या नहीं। तो इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन प्राइम मिनिस्टर किसे नॉमिनेट करते हैं। लेकिन कैबिनेट रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए वी वोंट काउंट दैट पर्सन एज अ मेंबर। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम की एक सीईओ नाम की पोजीशन है और इस सीईओ पोस्ट पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के पोस्ट के बराबर है। दैट मीन्स सिविल सर्वेंट हु कैन होल्ड अ पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा नीति आयोग का एक सेक्रेटेरिएट भी रहेगा। तो आप अगर बेसिक्स से वाकिफ हैं, जानकारी रखते हैं, तब आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the beginning of the new financial year until the demands are voted by the legislature. इसे क्या कहते हैं?
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आपने बताना है। तो दोस्तों सही जवाब है बी, वोट ऑन अकाउंट। नाउ व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालना है उसके लिए हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बजट का कॉन्सेप्ट आता है। बट बजट का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का लेखा जोखा होता है। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है? यहां पे सिर्फ एडवांस ग्रांट्स की बात हो रही है। एडवांस ग्रांट्स जो टेम्परेरी और रनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी है। दूसरी बात इस क्वेश्चन में दिखाई गई है, बताई गई है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही इसे प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी बात इस क्वेश्चन में बताई गई है कि जब तक लेजिस्लेचर में वोट नहीं हो जाता ये तब तक के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस साल इंटरिम बजट आता है, ठीक है, उस साल क्या होता है? उस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं, इसलिए पूरे साल का बजट नहीं आता। सो हम पूरे साल की प्रोजेक्शंस भी नहीं दे पाते और पूरे साल के जो अमाउंट है उसको भी सैंक्शन नहीं कर पाते। एक तो ये इंटरिम बजट का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए मैं बजट पेश करता हूं 1 मार्च को, अज्यूम कर लीजिए, और 31 मार्च तक वो बजट पास ना हो, देन व्हाट विल हैपन? 31 मार्च के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है और न्यू फाइनेंशियल ईयर से पहले अगर बजट पास नहीं होगा तो क्या मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूंगा? हाँ, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट से उसे वोट नहीं करवाया है। इसीलिए पहले अक्सर ऐसा होता था 2016 से पहले कि देयर यूज्ड टू बी अ वोट ऑन अकाउंट, मतलब लगभग 1/6 ऑफ द ईयर, दैट इज 2 months, 2 महीने तक का जो बजट का एक्सपेंडिचर होना है, एक्सपेंडिचर साइड है, उसके ऊपर मैं पहले ही सिग्नेचर ले लेता था। एक रफ एस्टिमेट देके मैं सिग्नेचर ले लेता था कि ये वोट ऑन अकाउंट है, बिना डिस्कशन के, बिना वोटिंग के इसे पास कर दीजिए, सो दैट जब तक हम बजट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करें तब तक फाइनेंशियल ईयर चाहे स्टार्ट भी हो जाता है तब भी हमारे पास पैसे रहेंगे। इट विल नॉट बी एज इफ बजट हैज नॉट बीन पास्ड। इसी प्रोसेस को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 114(15), वो है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या कहता है? वोट ऑफ क्रेडिट कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर साल का बजट ऑलरेडी पास हो चुका है और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई कंटिंजेंसी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल वॉर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा बजट शॉर्ट हो सकता है। अब इस वॉर या अनसीन सर्कमस्टांसेस से टैकल करने के लिए हम लोकसभा से एक वोट ऑफ क्रेडिट साइन करवा लेते हैं, मतलब पास करवा लेते हैं। इस वोट ऑफ क्रेडिट में हम कौन सी जगह पे एक्सपेंडिचर होगा, किस तरीके से एक्सपेंडिचर होगा, ना तो उसको क्लियरली हम डिफाइन करते हैं, ना ही हम डिफाइन करते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। So the amount, exact amount of money which we require, that we don't tell in vote of credit. पर क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोविजन है, ये कंटिंजेंसी है, इसलिए लोकसभा एक ब्लैंक चेक की तरह सरकार को, गवर्नमेंट को ये साइन करके दे देती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं? वोट ऑफ क्रेडिट। सो इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक। अब जब ये खर्चा कंप्लीट हो जाएगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको विद डिटेल आप पास करवाते हो कि हाँ जी, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इतने रुपए हमने लिए थे वोट ऑफ क्रेडिट की वजह से। सो दिस इज एडेड और दिस इज रिवील्ड टू द पार्लियामेंट इन द नेक्स्ट बजट। इसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं और जरूरी नहीं कि ये फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में हो, ये बीच में कभी भी हो सकता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अप्रोप्रिएशन बिल हम जानते हैं बजट का 5th पार्ट प्रोसेस है। बजट की प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 5th स्टेप होता है अप्रोप्रिएशन बिल का पास होना और आखिरी स्टेप होता है फाइनेंस बिल का पास होना। अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर वो सारी अमाउंट्स हैं, वो सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से देनी। ठीक है, सो अप्रोप्रिएशन बिल कैन नॉट बी द आंसर एंड एडवांस अकाउंट तो
फाइनेंशियल टर्म्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टर्म है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को पहले ही अकाउंट्स में डाल देते हैं, ऑल्दो दैट अकाउंट हैज नॉट बीन डन और दैट एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन डन। तो हमारा जो यहां पे प्रॉपर आंसर बनेगा वो होगा वोट ऑन अकाउंट। तो देखिए सीडीएस लेवल के पेपर में भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, वोट ऑन अकाउंट आमतौर पे इलेक्शन ईयर वाले बजट में ज्यादा लिया जाता है। व्हाई? बिकॉज यू आर अनअवेयर इफ यू विल बी द वन हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आप 2, 3, 4 महीने के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ पैसा जो है वो सैंक्शन करवा लेते हो लोकसभा से, ठीक है। तो मेन बजट चुनाव के बाद आता है, इंटरिम बजट थोड़े समय के लिए आता है। जब नई सरकार आती है, वो नया बजट लेके आती है, तो वो नया बजट जून जुलाई में आएगा। तो इसका मतलब जो अप्रैल, मई, जून ये वाला जो टाइम है, उसमें वोट ऑन अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वोट ऑन अकाउंट इज नॉट सेम एज इंटरिम बजट, it could be a part of interim budget, and secondly vote on account is not the same as vote on credit, ठीक है। ये दोनों ही, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, ये दोनों ही हमारे संविधान में मेंशन्ड है। कहीं आपसे पूछ लिया कि आर दे मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज यस, दे आर मेंशन्ड, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना अच्छे से जानते हैं आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को? आइए देखते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माय डियर फ्रेंड्स, इज सी, दैट इज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट्स यूटीज की। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही पॉइंट है, बिकॉज इट इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीडीएस, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिसमें रोल एलोकेशन हो चुका है कि सेंटर को क्या काम करना है और स्टेट्स को क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर का एक मेजर काम होता है फूड ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट करना। ऑल्दो जब से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई है, जब से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई है, इवन स्टेट्स एंड देयर एजेंसीज आर अलाउड टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स, बट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर की। सेंटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किसके थ्रू करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू करता है। सो द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर, मंडीज के थ्रू, स्टोरेज करना उसका, उस स्टोर्ड फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करना स्टेट्स तक, ये सारी की सारी जिम्मेदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास होती है। सो इवन द स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट, सेंटर एंड स्टेट्स हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, दिस इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साफ साफ बताया गया है अंडर, अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और उसकी वेबसाइट पे पीडीएस को स्टडी करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट्स के पास हैं। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एलिजिबल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करना, उन्हें राशन कार्ड्स इशू करना, फेयर प्राइस शॉप्स को मॉनिटर करना और उन्हें सुपरवाइज करना, ये स्टेट गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन क्लियरली एलोकेटेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब सेंटर स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन पीडीएस राशन का बेनिफिशियरी होना चाहिए डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा सभी स्टेट्स को यह आजादी है कि वो कुछ एडिशनल आइटम्स भी चाहें तो वो भी पीडीएस फेयर प्राइस शॉप्स पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, एडिबल ऑयल एटसेट्रा, विच मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बट ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है खर्चा जो है स्टेट्स को उठाना पड़ेगा, जो अगर एडिशनल आइटम देना चाहते हैं। तो प्रेजेंटली कमोडिटीज जो हैं, वीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये कमोडिटीज दी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा एडिबल ऑयल्स, पल्सेस भी दी जा सकती हैं। स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा, 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 4। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल अगेन सीडीएस में पूछा गया था, बट स्पेसिफिकली हम इसकी तैयारी नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाई? क्वेश्चन पढ़े, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
in Subhash Sharma versus Union of India refers to which of the following basic features of the Constitution? Now this is a very difficult question and by all stretch of the imagination if you have not read about Subhash Sharma आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमारा काम ही है क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंटेंट इंक्रीज करेंगे। तो सीडीएस में सवाल पूछा गया है, जो ये 1991 का केस बताया जा रहा है, एक्चुअली 26 अक्टूबर 1990 को शुरू हुआ था। दिस केस इज एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन द फर्स्ट जजेस केस एंड द सेकेंड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस और सेकेंड जजेस केस के बीच में ना ये ब्रिज है। तो फर्स्ट जजेस केस, जिसको एसपी गुप्ता केस भी बोला जाता है, वो 1981 का केस है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि विदाउट कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू शुड नॉट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट इट सेड दैट द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद द एग्जीक्यूटिव। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आखिरी फैसला है वो किसके पास रहेगा? एग्जीक्यूटिव के पास रहेगा। अब 1990 में इस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन करते हुए 3 जजेस का बेंच बैठा। ठीक है, 3 जजेस का बेंच बैठा। इन 3 जजेस के बेंच में बड़े नामी गिरामी लोग थे। ठीक है, जस्टिस एम वेंकटचालिया, जिनके लीडरशिप में बाद में नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये भी बनाया गया था 2002 में। ठीक है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो ये बहुत ही नामी गिरामी जजेस बैठे थे इस बेंच पे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव के पास जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती है। इट वॉज एन ऑब्जर्वेशन। नाउ दे कुड नॉट ओवरटर्न द एसपी गुप्ता जजमेंट एंड दैट इज वाई द ऑब्जर्वेशन दैट दे हैड मेड दैट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है या अपॉइंटमेंट की पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास नहीं हो सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस आता है 1992 में, जिसको सेकंड जजेस केस बोला जाता है। ठीक है, एंड दिस केस इज रेफर्ड टू अ 9 जज बेंच। ठीक है, तो इस सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जजेस ने इस मैटर को कहा कि इस मैटर को बड़े बेंच के पास भेजा जाए, जिस बड़े बेंच को हम 9 जज बेंच ऑफ सेकंड जजेस केस कहते हैं। और ये जो सेकंड जजेस केस है ना दोस्तों, इसी ने कोलिजियम सिस्टम को जन्म दिया। इसी ने कहा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो बिना कोलिजियम की परमिशन के, बिना कोलिजियम की कॉन्करेंस के, नॉट कंसल्टेशन बट कॉन्करेंस के, आप जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। एंड फाइनली 1998 में जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन थी, उसके अंदर फाइनली बताया गया कि कोलिजियम कैसा कैसा होगा। इसीलिए ये लैंडमार्क जजमेंट है। तो सुभाष शर्मा इज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू। एंड नाउ अब अगर आपको ये सब पता भी होगा तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि it refers to which of the following as basic feature of the constitution. Now this is something if you have not read the judgment in very much detail you won't be able to tell, पर मैं आपको बता देता हूं कि जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल था उसको ये बताता है कि इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑल्दो इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, बट सुभाष शर्मा में दिस थिंग इज रीइटरेटेड। व्हाई? बिकॉज दे सेड दैट जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रीन ये कहती है कि एग्जीक्यूटिव विंग के पास ये पावर नहीं है कि वो जुडिशियल विंग को ओवरपावर कर सके इन द अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव इस लॉजिक पे जुडिशरी से सुपीरियर नहीं हो सकता कि उसकी अकाउंटेबिलिटी इलेक्टोरेट को है या एग्जीक्यूटिव में से डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते हैं, ये उसको अपर हैंड नहीं देता है जुडिशरी के अगेंस्ट। व्हाई? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेसिक फीचर। बस ये इतना बताता है। ठीक है, आई वोंट से कि अब आप सारी जजमेंट को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो, ये सब काम नहीं करना है। जितनी नॉलेज आती है उसको रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस के थ्रू जो जानकारी मिलती है उसे रिवाइज करते रहो। आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल के लिए मैंने आपको वेट करने के लिए कहा था, क्योंकि यूपीएससी को इंडिया ईयरबुक टाइप के क्वेश्चन अब पसंद आ चुके हैं। चाहे आप सीडीएस का एग्जाम देख लो, चाहे आप सिविल सर्विसेज एग्जाम देख लो। इसीलिए नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि प्रीमिक्स के अंदर इंडिया ईयरबुक वाले सवाल 1 से 2 डालूं, सो दैट यू डोंट हैव टू कवर इट बाय योरसेल्फ।
खुद पूरी किताब पढ़ने का फायदा नहीं है। अगर क्विज में ही हम 50-60 क्वेश्चन कवर कर लेंगे ओवर द कोर्स ऑफ 10 वीक्स, इफ वी कवर अराउंड 30-40 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 हफ्ते में 30-60 क्वेश्चन कर लेंगे, 60-70 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक के कर लेंगे, तो काफी हद तक आपका कवरेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं करूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना एक बार, ठीक है, सो दैट मेरा हौसला बने कि हाँ, इंडिया ईयर बुक मेरे को छान के क्वेश्चन बना के आपके पास लानी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस आर करेक्ट? एनसीजीजी के बारे में बताना है जी, ठीक है, नाम में बहुत रिस्पेक्ट है इसके, जी 2 बार लगा हुआ है। एनीवेज, एनसीजीजी वाज सेट अप बाय एसवीपीएनए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है। जी नहीं, एनसीजीजी पुलिस एकेडमी नहीं, इनफैक्ट जहां आप जाना चाहते हैं, यानी कि लबासना जाना चाहते हैं आप, हो सकता है कोई पुलिस एकेडमी जाना चाहता है उसके बाद, लेकिन फाउंडेशन कोर्स के लिए जब आप लबासना जाना चाहते हैं ना, वहां से इसके ट्रेसेस हैं या वहां से इसकी रूट्स हैं। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस बेसिकली बनाया गया था साल 2014 में, इन द ईयर 2014। देन द मिनिस्ट्री अंडर विच इट फंक्शंस इज नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज सेड इन ऑप्शन 3। जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये काम करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, और उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, सॉरी रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डारपीजी जो है इसके अंडर ये ऑटोनॉमस बॉडी आती है, ना कि होम मिनिस्ट्री के अंदर। सो बेसिकली जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन था उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च। ये लबासना के अंदर सेटअप किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आप फाउंडेशन कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, जिसलिए आप हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स की ट्रेनिंग, उनकी जो रीट्रेनिंग और प्रोग्राम्स होते हैं वो सब यहां कंडक्ट करवाए जाते हैं। नाउ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का रिक्राइशन, it is a rechristened form of this National Institute of Administrative Research। तो ये NCGG क्या करता है? गवर्नेंस इश्यूज उठाता है, लोकल लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, और उसके अंदर रिसर्च कंडक्ट करता है। उसी के साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स, सर्विंग सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करता है फॉर इंडियाज सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो इट वर्क्स इन द एरियाज ऑफ गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसके अलावा ये थिंक टैंक की तरह भी काम करता है, मतलब ये पॉलिसी रिसर्च पेपर्स, व्हाइट पेपर्स भी पब्लिश कर सकता है। इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट। 4 कहां से? जो इस एनसीजीजी की गवर्निंग बॉडी है उसका चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन है जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2 गलत हैं। तो आई होप आप चाहते होंगे और आप इंटरेस्ट दिखाएंगे इंडिया ईयर बुक से जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले हफ्ते से। अब अगले 3 महीने जो 2024 का प्री लिखने वाले हैं, उनके लिए प्री के साथ साथ मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप अभी 3 महीने आंसर राइटिंग नहीं करते हो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में सोचते रहोगे कि मैं कंटेंट पढ़ लेता हूं, टेस्ट नहीं लिखूंगा, कंटेंट पढ़ लेता हूं, अभी मुझे कुछ नहीं आता है। ये सब प्रॉब्लम्स तब आएंगी जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपके पास वक्त नहीं होगा। इसलिए ये जो 3 months 90 to 100 days हैं, मोस्ट क्रूशियल टू डेवलप द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपने प्रीलिम से पहले 60, 70, 80 क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे तो देयर इज वेरी मिनिमल चांस कि आप ये अचीव कर पाओगे मेंस की कट ऑफ को, ठीक है। सो प्लीज थिंक अबाउट ज्वाइनिंग द कोर्सेज। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर QIP, जहां पे हम डेली शेड्यूल के हिसाब से कंटेंट लेक्चर्स भी देते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के थ्रू आपसे डिस्कशंस भी होता है, जो सारे टॉपिक होंगे मेंस रेलेवेंट उन सबका डिस्कशन आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ टेस्ट्स भी मिलेंगे, टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और आपको यहां पे प्रीलिम्स का भी रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। तो मेंस और प्रीलिम्स को इंटीग्रेट करके जो यहां पे आपको प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है वो है QIP, ठीक है। सो लेक्चर्स विल बी देयर, मेंस ओरिएंटेड अलग रहेंगे, प्रीलिम्स के लिए आपको रेफरेंस मटेरियल मिलेगा, एंटायर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी 2 लेवल की मेंटोरशिप होती है वो भी आपको यहां पे प्रोवाइड होने वाली है। तो आपको
डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और पीरियोडिकली गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको इस कोर्स के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं होलिस्टिक प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स के लिए, तो 12,000 रुपीज कॉस्ट है। अगर आप RAINA मेरा नाम का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, रैना कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10% इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। CSAT आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बता दीजिए, सोच लीजिए 10% में आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और अगले प्रीमिक्स में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज मुझे बता दीजिएगा इफ यू वांट मोर इंडिया ईयर बुक टाइप के क्वेश्चन, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड दैट मोटी बुक जिसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। चलिए, थैंक यू and have a very nice day and a week ahead.